तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए कुछ MCQ। और ये जितने भी MCQ हैं यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल और केवल एटम से लिया गया है, यानी परमाणु से लिया गया है। इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी एटम है, एटम की खोज कैसे हुई, ये या एटम की प्रॉपर्टी क्या है, एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, किसका निगेटिव होता है, कौन न्यूट्रलाइज होता है, किसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं, यदि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, तो वो कौन सा एलिमेंट है। तो ऐसी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग साथ साथ यदि इस वीडियो को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो एटम के बारे में हमें जो जानकारी चाहिए वो सारी की सारी लगभग जानकारियां हमें मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कैथोड किरणों पर आवेश की प्रवृत्ति होती है। देखिए जो कैथोड किरणें होती है इस पर आवेश की प्रवृत्ति माइनस में होती है। क्यों माइनस में होती है? क्योंकि कैथोड किरण से ही इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? इलेक्ट्रॉन का हुआ। कैथोड किरण से ही इलेक्ट्रॉन निकला, जिसकी खोज सबसे पहले मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने। किस विधि द्वारा किया? तो तेल बिंदु विधि द्वारा किया। और इसने जब मिलिकन ने इसका प्रयोग किया तो मिलिकन ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का वजन भी निकाला था, जिसका मान लगभग 1.59 10⁻⁻90 कूलम निकाला गया था। उसके बाद देखिए तो कैथोड किरणों से ही प्राप्त किया गया था इलेक्ट्रॉन का मान। तो कैथोड का मान माइनस में होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान भी माइनस में होता है। अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड का मान इसलिए माइनस में होगा कि जब रदरफोर्ड ने भी अपना प्रयोग किया था, उन्होंने जब कैथोड किरणों को एक विसर्ग नली से गुजारा था तो उस समय भी कैथोड किरणों का झुकाव जो हुआ था धनावेशित प्लेटों की तरफ हुआ था, यानी कि इसका जो झुका हुआ था धनात्मक प्लेटों की तरफ हुआ था, जिससे साबित होता है कि ये ऋणावेशित होती है। इसलिए कैथोड किरणों का जो मान होगा वो ऋणावेशित होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष आवेश होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष जो आवेश होते हैं उस आवेश का वैल्यू पूछ रहा है कि प्लस में कि माइनस में। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो उसका वैल्यू तो हमेशा माइनस में होगा। यदि प्रोटॉन की बात करता है तो उसका वैल्यू किस में? प्लस में। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू माइनस में। और अगर न्यूट्रॉन की बात करता है तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो चलिए हमने इसमें बोला कि इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश माइनस में होता है, तो ये -1 हो जाएगा। इसका +1, इसका 0। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रोटॉन के सापेक्ष आवेश होता है। तो मैंने अभी बताया प्रोटॉन का आवेश प्लस में होता है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केनाल किरणें हैं ये किसका किरण पुंज है। तो देखिए केनाल किरणें जो निकली ना, इसी को कहा गया, केनाल किरणों से ही खोज हुआ प्रोटॉन का। किसका खोज हुआ? प्रोटॉन का। तो देखिए प्रोटॉन का खोज जो हुआ केनाल किरणों से हुआ, क्योंकि केनाल किरणें जो होती है ना एनोड किरणें भी कहलाती है। केनाल किरणों को कौन किरण कहते हैं? एनोड किरण। और ये कहाँ से निकली है? तो ये कहाँ से निकली है? ये धनावेशित कण है। ये हम समझना है कैसी कण है? धनावेशित कण। अब प्रोटॉन का वैल्यू भी प्लस में होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, प्रोटॉन का प्लस में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु का नाभिक, देखिए परमाणु जो अगर ये हम बात कर ले कि अगर ये परमाणु होते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर लें, एक ऑर्बिटल भी बना लेते हैं। देखिए अगर ये मान लेते हैं कि ये परमाणु है, परमाणु नहीं इसको नाभिक, तो नाभिक के चारों ओर ऐसे ऑर्बिटल पाए जाएंगे और इस ऑर्बिटल में क्या रहेंगे? तो इस ऑर्बिटल में रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहेंगे इस ऑर्बिटल में? इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि नाभिक जो होता है, ये वाला नाभिक, इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन का वैल्यू प्लस में होता है, न्यूट्रॉन का वैल्यू आवेश जो होता है 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस में होता है। तो कह रहा है कि परमाणु के नाभिक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी ऑर्बिटल जो होता है इसमें चक्कर लगाते हैं, वो नाभिक में नहीं पाए जाते हैं।
तो ऋणावेशित भाग नाभिक में नहीं पाया जाएगा, तो कौन सा भाग पाएगा? केवल धनावेशित भाग, यानी कि परमाणु धनावेशित होते हैं। परमाणु में पाए क्या जाते हैं? तो प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? देखिए, परमाणु की नाभिक का खोज जो है ये रदरफोर्ड किए थे। कौन किए थे? रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। ये रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया, जबकि इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। तो परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो किया गया था वो किया था जे टॉमसन ने। मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन का जे टॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? देखिए, जो प्रोटॉन का आविष्कार किया गया, प्रोटॉन का आविष्कार किए थे कौन? गोल्डस्टीन। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन इसका आंसर होगा गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन का खोज जो करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कैथोड से निकलने वाले ऋणावेशित कणों को क्या कहते हैं? देखिए, कैथोड से जो ऋणावेशित कणें निकलती है, इसको मैंने शुरू में ही बता दिया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन, अब जबकि वही एनोड से निकलती तो उसको कहते हैं प्रोटॉन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इसका मान होता है 1.6060 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। कैथोड किरणें प्रवाह है। देखिए, कैथोड किरणें किसकी प्रवाह है? तो कैथोड किरणें से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है न्यूट्रॉन के सापेक्ष आवेश। देखिए, न्यूट्रॉन के जो सापेक्ष आवेश है वो कैसे आवेश है? तो मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन का जो होता है -1, प्रोटॉन का जो होता है +1 और जो न्यूट्रॉन के होते हैं आवेश का मान वो क्या होता है? 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का थर्ड, यानी कि 0। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना है? देखिए, वास्तव में ये तो होता है 1838 गुना, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 1838 गुना कहीं नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यानी कि लगभग 1/2000 गुना। जबकि इसको माना जाता है, अगर करेक्ट वैल्यू माना जाए तो वो हो जाता है 1838 गुना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निरपेक्ष होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान निरपेक्ष में होता है, ये द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 किलोग्राम। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होते? देखिए, यही मैं बार बार समझाना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बार बार पूछे गए हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं ना, हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि परमाणु के नाभिक निम्नलिखित में कौन सा कण उपस्थित होते हैं? देखिए, जो परमाणु की अगर बात करें, अगर हम परमाणु की बात करें कि ये हो गए हमारे परमाणु और ये हो गए इसके ऑर्बिटल, तो
तो ये जो परमाणु होते हैं ये वाला भाग, इस भाग में पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहरी ऑर्बिटल में केवल चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन तो केवल बाहरी ऑर्बिटल इसमें चक्कर लगाते हैं, उसका तो कोई काम है ही नहीं। तो इसमें हमेशा प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? देखिए, रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण का प्रकीर्णन किया तो अल्फा कण जब उन्होंने एक विसर्ग नली में भेजा तो देखा कि सोने के पत्थर लगाकर जैसे ही उन्होंने अल्फा कण को भेजा तो देखा कि अधिकांश अल्फा कण पार हो जा रही है, अधिकांश अल्फा कण उसको पार कर जा रही है, लेकिन कुछ अल्फा कण उसके सेंटर से टकरा कर लौट रही है, जिससे उन्होंने लगाया कि वहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उस समय उन्होंने परमाणु केंद्रक का खोज किया, यानी कि खोज किए थे किसकी? तो खोज किए थे वो नाभिक की, न्यूक्लियर का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? परमाणु केंद्र। रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण को भेजा था तो अल्फा कण की खोज से, अल्फा कण का प्रकीर्णन से क्या खोज हो पाया? तो नाभिक का, न्यूक्लियर का खोज हो पाया था। उन न्यूक्लियर का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कण है। देखिए, परमाणु की जो, अगर परमाणु संख्या अलग है द्रव्यमान संख्या, तो देखिए द्रव्यमान जो संख्या होता है ना, ये इसको हम लोग अगर बात करें लिखे कैसे, तो इसको लिखते हैं ए से। किसे लिखते हैं? ए से। और ए बराबर होता है जेड प्लस एन, और जेड जो होता है ना, जेड को कहते हैं परमाणु संख्या। देखिए, परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी कि ये सब तो हमको पहले से मालूम है। हमको मालूम क्या करना था? केवल न्यूट्रॉन, यानी किसी भी वस्तु का परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण यदि हमको मालूम करना है तो हमको क्या मालूम होना चाहिए? केवल न्यूट्रॉन मालूम होना चाहिए। यदि न्यूट्रॉन नहीं मालूम रहेगा तो किसी भी तत्व का परमाणु का वजन आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ना, ये नील्स बोर ने जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम के किसी भी ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए इन्होंने इसके लिए सर्वप्रथम एक सबसेल बनाया। उस सबसेल के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु के दूसरे कोष में, देखिए परमाणु जो होते हैं ये हो गए परमाणु, इसके बाद ये हो गया पहला ऑर्बिटल कोष, ये दूसरा कोष। पहले को उन्होंने माना था के, दूसरे को उन्होंने माना एल। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया 2n²। तो एन की जगह, क्योंकि ये नाभिक है तो नाभिक के बाद के पहला ऑर्बिटल है तो इन की जगह 1 पुट कीजिए, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें यानी 2, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो चलिए एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। अब इसी जगह पर हम पुट कर देते हैं 2, क्योंकि दूसरा ऑर्बिटल इसको भरना है। तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितने हो गए हमारे 8, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरे ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लास्ट, यानी फोर्थ। अगला क्वेश्चन की बात करें कि के ऑर्बिटल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं? यहाँ चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पर के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया जा सकता है? देखिए के कोष में जो इलेक्ट्रॉन अधिकतम बैठा जा सकता है, तो देखिए ये होता है नाभिक, न्यूक्लियर के बाद ये होता है, न्यूक्लियर के बाद ये पहला ऑर्बिटल। तो पहला ऑर्बिटल के लिए मैंने फार्मूला बताया था, अभी फार्मूला एक बताया था, जिस फार्मूला कहते हैं 2n²। तो 2 और नाभिक के बाद देखिए यह नाभिक के बाद ये कितने नंबर पर आ रहा है? 1 नंबर पे। तो 1 का स्क्वायर यानी 2 × 1 = 2, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठाए जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठाए जा सकते हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहले वर्ग में नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते? नाभिक के बाद पहले ऑर्बिटल को के माना जाता है, उसके बाद वाले को एल माना जाता है,
फिर उसके बाद वाले को m माना जाता है। तो ये अलग अलग इसके ऑर्बिट्स हैं।